नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से और आज सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि परिवार में 6 सदस्य मियां, नोआ, ओलिविया, एथन, ग्रेस और हेनरी एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके जो है बैठे हुए हैं। ग्रेस एथन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो 6 लोग को सबसे पहले बैठने के जगह बना लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जो ग्रेस जो है एथन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रेस होगा तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, एथन होगा। नोआ हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा है। नोआ जो है वो क्या है, हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा है और मियाँ जो है नोआ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा मियाँ और यहाँ पर अगर करते हैं नोआ और ये हेनरी हो जाएगा। क्या है, हेनरी हो जाएगा। ओलिविया और नोआ दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है? ओलिविया और नोआ दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर कौन बैठे हैं? ओलिविया। क्या है, ओलिविया जो एक बच गए हैं। और ओलिविया और नोआ के बीच कह रहा है निकटतम पड़ोसी कौन है, तो हेनरी है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 को क्रमशः मान कितना होगा? तो चलिए गुना और भाग का जो है हमें बदलना है। तो ये हो जाएगा 16 गुना 4 माइनस 8 भाग 2 अब प्लस 7। जब इसे हल करिएगा तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4 प्लस 7 बराबर 67। 67 क्या है, एक ही में ऑप्शन है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा समीकरण निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जा सकता है, शर्ट को इस तरह लिखा जा सकता है। तो उसी कूट भाषा में शूज को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए SCARF लिखा गया है, CRFSA में लिखा गया है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एस को कहाँ लाया गया है, यहाँ लाया गया है। सी को यहाँ लाया गया है, ए को यहाँ लाया गया है, आर को यहाँ लाया गया है और एफ को यहाँ लाया गया है। उसी तरह शर्ट को देखते हैं, SHIRT नीचे होता है HRTSI। एस को कहाँ किया गया है, यहाँ किया गया है और एच को यहाँ किया गया है, आई को यहाँ किया गया, आर को यहाँ किया गया, टी को यहाँ किया गया है। सूज को करके देखते हैं, SHOES यहाँ पर होगा। एस को जो लाया जा रहा है वो कहाँ लाया जा रहा है, 3 के बाद, यानी एस यहाँ हो जाएगा, एच जो है यहाँ हो जाएगा, ओ जो है कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ई आएगा यहाँ पर और एस जो आएगा यहाँ पर। तो HESSO आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी सही हो जाएगा। क्या है, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करा, यदि W का अर्थ भाग, Y का अर्थ गुना, Z का अर्थ प्लस और A का अर्थ जो है वो माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आएगा? तो चलिए आइए, जैसा प्रश्न करा वैसा मान रख कर देखते हैं। 11 भाग 11, उसके बाद हो जाएगा गुना 11 प्लस 11 माइनस 11। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 भाग 11, 1 गुना 11 प्लस 11 माइनस 11। 11 प्लस 11 माइनस 11, 11 22, अब 22 में से 11 गया, कितना बचेगा, 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर अगर 84 है, 90 है, 91 है, 99 है, खाली स्थान 108 है, 105 है। तो यहाँ देखते हैं कि 84 से 91 जो है ये +7 किया गया है। 91 से अगर हम +7 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 98 आ रहा है। आगे देखते हैं कि ये सीरीज, इसमें कितना अंतर होता है। 90 से 99 जो है इसमें +9 है और 99 से 108 जो है ये +9 है। यानी हमारा ये सही बैठ रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 98 हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। सभी साइज के ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्धन, मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड संदर्भ कहलाती है। क्या है, ग्रिड संदर्भ कहलाती है। ग्रिडों के विभाजन की संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए।
ग्रिडों के आयतों के किसी भी बीमा की लंबाई जो है वो 25 मिलीमीटर से लेके 75 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। ग्रिड के आयत एक सिरे पर बड़े अक्षरों तथा दूसरे सिरे पर अंकों द्वारा जो है हम संदर्भित करते हैं। अगला है A2 ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है। A2 ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 420 गुना 594 मिलीमीटर होता है A2 ड्राइंग शीट का। A1 पेपर के 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो A2 साइज का पेपर बन जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में A1, A2 तथा A3 साइज का पेपर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। 2H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। 2H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कम दिखने वाले लाइन में, क्या है, कम दिखने वाले लाइन में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल पर लिखे कोड उसमें लगे ग्रेफाइट की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। यह अधिक हार्ड पेंसिल समान रूप से पेपर पर कम चलता है। यह पेंसिल मध्यम ग्रेड के अंतर्गत आता है, क्या है, मध्यम ग्रेड के अंतर्गत आता है। अगला है ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेले 200 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी जो है उसी कार्य को अकेले जो है वो 100 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये जो है टोटल कार्य आ जाएगा। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल ए काम करता है और तीसरे दिन केवल बी काम करता है। यह चक्र कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी पहले दिन जो है ए और बी मिलके काम करते हैं। तो पहले 3 दिन का कार्य देखते हैं। इसकी क्षमता जो है वो 1 है, इसकी क्षमता 2 है। तो पहले जो क्षमता होगा 1 + 2, ए और बी मिल जाएगा, अब प्लस उसके बाद ए मिलेगा, फिर बी काम करेगा, तो ये 2, इतना जो है वो 3 दिन का क्षमता है, यानी 3 और 3 6 काम जो होता है पहले 3 दिन होता है। अब इससे देखना है कि 200 से डिविजिबल करने के लिए कितना, लगभग मतलब 33 से हम गुना करते हैं। अगर इसे 33 से गुना कर देते हैं, क्या है, 33 से गुना कर देते हैं तो 3 दिन काम हुआ है और 33 हुआ तो क्या होगा, 99, मैंने 33 बार ये काम रिपीट हुआ है तो 99 दिन लगा। और ये भी 33 से कितना कार्य हुआ, तो 33 6 18 के 8, बाकी 6 18 19 198 कार्य जो हो गया है। अब बचा कार्य कितना, 2 कार्य बच गया है। 200 में से 198 कार्य घटा देंगे, कितना बचा, 2 कार्य बच गया, यानी 99 दिन तो लग गया। अब 2 कार्य को कर रहा है ए और बी मिलके, क्योंकि हमारा साइकिल तो कंप्लीट हो गया था 3 दिन के। अब ए बी मिलके करेगा तो ए बी की क्षमता कितना, 3 है, तो यानी 2/3, 2 कार्य को 3 की क्षमता से करेंगे तो 2/3 दिन लगेगा। कितना, इतना दिन लगेगा। अब 99 दिन तो पहले लगा था, अब प्लस 2/3 दिन और लगेगा, यानी ये हो जाएगा 99.2/3 दिन होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगला है, रमत्रा ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल के कुल लागत का कितना गुना था। अब माना कि कच्चे माल की लागत कितना था, 100 रुपया था। अब कुल निर्माण में लागत कितना हुआ, तो 100 प्लस 77.5 गुना 80%, क्योंकि 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया, यानी खराब हो गया। और उपयोग गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण में लगा, यानी 80% तो निर्माण में लगा ये, अब पहले से 100 रुपया में खरीदा गया। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 162 रुपया, क्या है, 162 रुपया। अब विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या रखना है, 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए तो पहले हमें बेचना कितना होगा, तो 162 का 20% लाभ कमाने के लिए इसे बेचना होगा 194.4 रुपया, क्या है, 194.4 रुपया। लेकिन हमें 20% छूट भी देना है तो पहले अंकित मूल्य क्या रखेंगे, अंकित मूल्य रखेंगे 194.4 गुना 100/80 बराबर कितना हो जाएगा, 243, क्योंकि 80% आना चाहिए 194, तो ये हो जाएगा 243, क्या है, 243। अब कह रहा है कि
तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना था। यानी हमें 243 रुपया में ये अंकित मूल्य के खरीदे थे कितना में 100 में, तो ये पूछ रहा है गुना का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.43 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने गुना ना है 243 100 का, क्या है 100 का, क्योंकि इसमें से 100 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए होगा। प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है, बस आप कॉन्सेप्ट से बनाएगा तो काफी इजी बनेगा। निम्नलिखित को सरल करना है। क्या है? निम्नलिखित को सरल करना है। 9 के पावर 18 भाग 3 के पावर 14 ऑफ 27 के पावर 3 गुना अंडर रूट 6561। चलिए इसे सोल्व करते हैं। ये लिख सकते हैं 3 के पावर 2 अगर करेंगे तो 9 हो जाएगा, के पावर 18 कर देते हैं और भाग ये रहने देते हैं 3 के पावर 14 का हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, क्योंकि 3 3 नौतिया 27, इसके पावर 3 गुना ये अंडर रूट में 6561 को लिख सकते हैं कितना 3 के पावर ये 8 है। क्या है? 3 के पावर 8 है 6561। और ऐसे आगे सोल्व करते हैं तो ये 18 दूना 36, 3 के पावर जो हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, भाग जो हो जाएगा 3 के पावर 14 और ये का हो जाएगा 3 के पावर 9 और ये गुना हो जाएगा अंडर रूट 3 के पावर 8। 3 के पावर 14 का 3 के पावर 9, पहले का क्रिया होगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर 36 भाग होगा 14 और 9 जुड़ जाएगा। क्या है? गुना में आ जाएगा तो 14 और 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 23। क्या है? 3 के पावर 23 हो जाएगा और गुना जो हो जाएगा ये कितना, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 3 के पावर 8 के 1/2 इसे भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 आ जाएगा। क्या है? 3 के पावर 4। चलिए और आगे करते हैं 3 के पावर 36 अब भाग 23 है तो अब 23 क्या है ये घट जाएगा। क्या है? 23 घट जाएगा और ये 4 जो है ये जुड़ जाएगा, तो ये 23 घटेगा तो कितना हुआ 13, 13 4 क्या हो जाएगा 17, यानी 3 के पावर 17। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है 12 के पावर 13 प्लस 12 को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है, तो 12 के पावर 13 से और उसके बाद क्या है प्लस है 12 बटा भागा देना है कितने से 13 से। 12 के पावर 13 को अगर -1 हो गया बटा 13 अब प्लस हो गया -1 बटा ये क्या है 13, यानी ये हो गया -1 बटा 13 बराबर -2 बटा 13। क्या है? -2 बटा 13, यानी शेषफल जो आ जाएगा वो 13 - 2 बराबर क्या है 11। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना बचेगा 11, क्योंकि अगर ऊपर माइनस में नीचे 13 है तो जो है वो बच रहा है कितना 11 है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। अगला प्रश्न है कि 20 वर्ष बाद जो है ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले की आयु की 10 गुनी होगी, अब उसकी आयु कितनी होगी। माना कि ए की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न से कह रहा है x + 20 बराबर 10 गुना x - 10, x + 20 बराबर हो जाएगा 10x - 100, तो -9x बराबर हो जाएगा -120, x बराबर हो जाएगा 120 बटा 9, यानी 13.3 वर्ष। 13.3 वर्ष आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी होगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 2.05 गुना 10 के पावर 6 kg द्रव्यमान की एक रेलगाड़ी पर इंजन द्वारा बल लगाकर इसका वेग जो है वो 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड तक परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इंजन की शक्ति ज्ञात करना है। तो इंजन की शक्ति बराबर क्या होता है किया गया कार्य W बटा T। किया गया क्या कार्य है तो गति ऊर्जा में परिवर्तन। क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा T, यानी ये हो जाएगा 12 mv² - u² बटा T। चलिए मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 12 × 2.05 × 10⁻6 जो है m है। अब भी कह रहा है कि 25 v², 25 के स्क्वायर माइनस कितना हो जा रहा है 5 के स्क्वायर, अब बटा T जो है कितने में 5 मिनट में। क्या है? 5 मिनट में हो रहा है, और इसे अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना भी कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2
गुना 2.05 गुना 10 के पावर 6 गुना कितना हो जाएगा 25, 625 माइनस 25, अब बट्टा हो जाएगा 6×25 300, क्या है 300 हो जाएगा। चलिए आगे इससे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, हाफ इंटू 2.05 इंटू 10⁻6 इंटू 600 बटा 300, इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, और ये 300 300 कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 6×25 30 300 हो गया, तो ये 2.05 गुना 10 के पावर 6 वाट आएगा, क्या है वाट आएगा। और 10 के पावर 6 वाट को हम लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं मेगा वाट, तो ये हो जाएगा 2.05 मेगा वाट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि जो है 1 मेगावाट बराबर जो होता है 1 मेगा बराबर होता है 10 के पावर 6, तो आंसर हो जाएगा 2.05 मेगा वाट। चलिए अगला है, एक कप चाय जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 मिनट में ठंडी होती है, 1 मिनट में ठंडी होती है। यदि वातावरण का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लगा समय क्या है। यह न्यूटन के शीतलन नियम पे प्रश्न आधारित है। तो न्यूटन के शीतलन नियम क्या होता है, θ1 माइनस θ2 बटा टी बराबर के इंटू θ1 माइनस θ2 बटा 2 माइनस θ0। यहाँ से पहले के निकालना है, जब 80 से 60 आ रहा है उस पे निकालना है, तो आइए निकलते हैं। और जब के निकल जाएगा तो उसे प्रयोग करना है 60 डिग्री से 50 डिग्री में। एक एक कर दे, 80 माइनस 60 हो रहा है, और ये 1 मिनट में हो रहा है, क्या है 1 मिनट में हो रहा है, बराबर के इंटू 80 प्लस क्या है 80 प्लस 60 बटा 2 माइनस 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। यहाँ पर प्लस होगा, माइनस में नहीं प्लस होगा, तो ये, और जो θ0 है वो वायुमंडल के जो है तापमान है। यहाँ पर कितना हो गया 20/1 बराबर के इंटू जो हो जाएगा ये 80 या 60 जो होगा कितना हो जाएगा 140, 140 से 2 भागा देंगे 70, 70 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 40, तो ये हो जाएगा 40। तो के बराबर जो हो जाएगा 20/40 बराबर 1/2 होगा। अब हमें क्या निकालना है, 60 से 50 डिग्री में के निकल गया, तो फिर से दोबारा फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा, θ1 माइनस θ2 बटा टी बराबर के इंटू θ1 प्लस θ2 बटा 2 माइनस θ0 है। अब क्या है 60 डिग्री से 50 डिग्री, तो 60 माइनस 50 बटा यहाँ पर टी निकालना है, ठंडा होने में लगा समय, तो टी यहाँ से हो जाएगा बराबर के जगह पर कितना है हाफ है। अब इसको क्या करते हैं 60 प्लस 50 अब बटा 2 माइनस 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। 60 50 कितना हो गया, ये हो गया 110, 110 में 2 गया तो 2 से भागा देंगे तो ये जाएगा 55, अब 55 में से 3 हुआ तो ये 25 डिग्री आएगा। यानी इसे हल करेंगे तो 1/2 गुना कितना होगा 25 होगा, और ये जो है वो 10/t होगा। 10/t बराबर 1/2 गुना 25, जब t इधर करते हैं 2 इधर करते हैं तो 20/25 बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो t आ जाएगा, क्या है t आएगा, 20/25 जो है वो t आएगा। और ये तो मिनट में, क्योंकि हम वहाँ 1 मिनट रखे थे, ध्यान रखिएगा ये 1 मिनट रखे थे, तो इसे सेकंड में बदलेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t बराबर 20/25 गुना 60 से, मिनट में ही आ रहा था सेकंड, तो ये 60 से गुना कर देंगे, जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये 48 सेकंड आएगा, क्या है 48 सेकंड आएगा, डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 मिनट में ठंडी हो रही थी, यहाँ पर 1 रख के ये के का मान जो निकाले थे वो मिनट वाला में निकाले थे, क्या है मिनट करके निकाले थे, तो यहाँ जो आएगा मान वो मिनट में ही आएगा, लेकिन उसे फिर सेकंड में बदले हैं तो 48 सेकंड आ गया है। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का ताप T से 2T तथा त्रिज्या R से 2R हो जाए तो पृथ्वी के प्राप्त विकिरण ऊर्जा तथा पृथ्वी को पहले प्राप्त होने वाले विकिरण ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो पहले जो E का फार्मूला होता है वो सिग्मा A/T4 होता है, और A बराबर जो है वो क्या है सूर्य के सतह का क्षेत्रफल, तो A बराबर हो जाएगा 4πr², क्योंकि ये गोला है तो 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम रख लेते हैं सिग्मा A की जगह पर 4πr² T4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये तो कॉमन है, हमारे ये कॉमन में E जो है प्रोपोर्शनल टू R² T4 है, तो यहाँ से सीधे सीधे निकाल लीजिए E2/E1 बराबर जो हो जाएगा वो R के जगह पर क्या रखना है, यहाँ पर 2R के स्क्वायर
अब बटा ये तो आर स्क्वायर रहेगा ही, और T4 के जगह पर क्या है 2T हो गया, तो 2T के पावर 4 बटा ये हो जाएगा कितना T के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से हमें कर देंगे 2 दूनी 4 आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 T के पावर 4 बटा T4 हो जाएगा। आर आर कट जाएगा, ये टी कट जाएगा, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, क्या है 64, यानी हमारा जो रेशियो आ जाएगा 64:1 आएगा, क्या है 64:1 आएगा, ये नीचे 1 हो जाएगा तो 64:1। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान में वृद्धि होगी। हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि C/100 बराबर जो होता है F/180 आता है। यहाँ C बराबर जो है वो 30 दिया हुआ है, ये 100 बराबर F/180, F बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 गुना 180 अब बटा 100, यहाँ कट गया, 18 तिया क्या हो गया 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा डी हो जाएगा, क्या है डी है। एक तार को खींचकर उसके लंबाई का 10% बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा। सिर्फ लंबाई का यहाँ वर्णन किया गया है, तो यहाँ जो है वो आयतन क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या है कांस्टेंट होगा। तो 10% लंबाई बढ़ाया गया, तो आर बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो ρl/a होता है, लेकिन हमें क्या है आयतन को कांस्टेंट भी रखना है। तो ऊपर नीचे अगर l से गुना कर देंगे तो ρl² बटा क्या हो जाएगा v हो जाएगा, और v जो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, यानी r प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा l², क्या है l² हो जाएगा। R1/R2 बराबर जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू L1/L2 के स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है L1 अगर 100 है तो L2 क्या हो जाएगा 100 प्लस उसका 10% बढ़ा गया, 100 का 10%, यानी ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्या है 110। R1/R2 बराबर जो हो जाएगा 100 अब बटा ये 110 का स्क्वायर, यानी 100 गुना 100 बटा 110 गुना 110 बराबर ये हो जाएगा कितना, अगर ये 2 शून्य से कट जाए तो ये 100 बटा 121 हो जाएगा, यानी R2 बराबर जो हमारा हो जाएगा 1.21 R1 हो जाएगा, क्या है R1। तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा ये परसेंटेज देखना है, क्या है परसेंटेज देखना है। तो परसेंटेज परिवर्तन बराबर जो होगा, परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा ये R2 माइनस R1 बटा R1 गुना 100, यानी 1.21 R1 माइनस R1 बटा क्या हो जाएगा R1 गुना 100। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21% का, क्या है 21% का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला करा कि बिंदु ए तथा बी का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग 2 फार्मूला को इसमें ध्यान रखना होगा कि आर अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट होता है, और R अगर पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह के डॉट डॉट होता है। यहाँ पर जो है 8 16 16 का ये है पैरेलल में, ये पैरेलल में है, और इसके बाद ये दोनों सीरीज में है, उसके बाद फिर पैरेलल आएगा। तो सबसे पहले जो है हमें इसका काम कर लेते हैं। तो 1/RP बराबर जो हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16 हो जाएगा, यहाँ 16 ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4/16, ये 4 4 16 हो जाएगा। RP बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या है 4 आ जाएगा, तो यह 4 हो गया, और 20 से ये जुड़ जाएगा, क्या है 20, तो हो गया 24। 24 जो है हमारा ये टोटल का हो गया। अब नीचे वाला करते हैं 9 और 18, तो 1/RP बराबर जो हो जाएगा 1/9 प्लस 1/18, ये 18 ले लेते हैं, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/18 ये 6, तो RP बराबर कितना हो गया 6 ओम, क्या है 6 ओम, ये 6 ओम 6 ओम कितना हो गया 12 ओम। अब एक जो आ गया हमारा कहना 24 ओम का, एक जो आ गया ये 12 ओम का, दोनों जो है वो क्या है पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। तो 1/24 प्लस 1/12 1/RP बराबर, तो ये हो जाएगा 24 ले लीजिए, ये 1 प्लस 2 कितना हो गया 3/24, ये हो जाएगा 8, यानी RP बराबर जो हमारा होगा 8 ओम। आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी, यानी हमें एक बार पैरेलल को कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद उसे सीरीज में जोड़ देना है, फिर पैरेलल है उसे फिर क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 8 ओम। नेक्स्ट है
विपरीत दिशा में गतिशील दो कार प्रत्येक सेकंड में 8 मीटर दूर हो जाती है। समान दिशा में गतिशील होने पर वे प्रत्येक सेकंड में 0.8 मीटर निकट हो जाती है। दोनों कार की चाल हमें ज्ञात करना है। यानी विपरीत दिशा में गतिशील कार है तो यानी v1 प्लस v2 इंटू समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। दूरी हो जाएगा यानी v1 प्लस v2 गुना 1 बराबर क्या है, 8 मीटर हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब समान दिशा में गतिशील है, क्या है, समान दिशा में गतिशील है तो v1 माइनस v2 इंटू समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो v1 माइनस v2 और समय जो है वो क्या है, समान ही है, रखा गया है, यानी बराबर क्या हो जाएगा 0.8 मीटर। ये हो जाएगा दूसरा, क्या है, क्योंकि प्रत्येक सेकंड में कह रहा है। अब यहाँ से हमें दोनों इक्वेशन को हल कर देना है। v1 प्लस v2 बराबर 8 है, v1 माइनस v2 बराबर जो हो जाएगा 0.8। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को, जोड़ने पर तो ये क्या होता है, ये होता है 2v1 बराबर 8.8। तो v1 बराबर 4.4 मीटर पर सेकंड आ गया, 4.4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ऑप्शन में एक ही है, आप इसे टिक लगा सकते हैं, या फिर आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो v2 बराबर ये आ जाएगा 8 माइनस 4.4 बराबर 3.6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 5 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसमें देखिए कोई भी लीप ईयर नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहले 15 जनवरी 1997 से हमें निकालना होगा 15 जनवरी कितना 2000 तक। तो विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा है। अब 15 जनवरी 2000 से हमें आना होगा, कितना पे आना होगा, 15 जनवरी 2000 को क्या आ जाएगा, तो सॉरी बुधवार तो था ही, बुधवार था, उसमें 3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, शनिवार आ गया, शनिवार आ गया 15 जनवरी के। अब हमें क्या है, 5 जनवरी से 2000 को घटाना है, कितना, ये अगर मान लिया कि शनिवार है, माइनस जो हो जाएगा वो कितने दिन होगा, तो 10 दिन माइनस होगा। तो माइनस जो है 10 दिन में विषम दिन कितना होता है, 10/7 करते हैं तो 3 ही आता है, तो -3 ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा क्या है, बुधवार, क्या है, बुधवार। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी होगा, क्या है, 21 के जो है वो बी होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ ए बी जो है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a गुना बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a भागा बी का अर्थ है ए बी की जो है वो बहन है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि इस तरह के है तो आई का एम से क्या संबंध है, हमें ये देखना है। तो इस तरह अगर आप फटाफट चाहे तो बना सकते हैं कि आई प्लस जे बराबर होगा आई जे का पिता है, आई जे का पिता है, जे भाग के बराबर जो हो जाएगा जे के की बहन है, के की बहन है, के इंटू एल बराबर होगा के जो है एल की माँ है, और एल माइनस एम बराबर जो होगा एल एम का भाई है, क्या है, भाई है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, आई जो है वो क्या है, वो पिता है किसका, जे का, और जे जो है वो बहन है किसका, तो के का, और के जो है वो माँ है एल का, और एल जो है वो क्या है, भाई है किसका, एम का। अब यहाँ से संबंध देखना आई का एम से जो देखना है किसका, आई का देखना है, यहाँ पर हमें देखना है। तो आई एम की जो है वो माँ के पिता है, माँ के जो है वो पिता है, क्योंकि जे और के जो है ये क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। तो माँ के पिता हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, माँ के पिता सी हो जाएगा, 22 के जो है वो सी होगा। चलिए अगला प्रश्न फिर से ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर कह रहा है कि $A माइनस एफ जो है वो $H इस तरह करना है, तो R का F से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे RA बराबर क्या हो जाएगा, RA की माँ है, क्या है, माँ है, A माइनस एफ बराबर जो होगा A F का पति है, क्या है, पति है, और F जो है H जो हो जाएगा F H की माँ है। संबंध में देखते हैं R जो हो रहा है वो माँ हो रही है किसकी, A के, और ये जो है वो पति हो रहा है कितना, F का, और F जो है वो माँ हो रहा है किसे, H का। तो निकालना R का F से
एफ से आर का निकालना है, ये हमें निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पति के माँ, क्या है, पति की माँ। आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को इतना लिखते हैं, स्टो को इतना लिखा जाए, उसी कूट भाषा में एम को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ओ एस टी तीनों जो है वो सिमिलर है, और यहाँ पर कितना है, 3 4 और 2 सिमिलर है, 3 4 2 सिमिलर है। एम को जो लिखा गया है वो 7 लिखा गया, क्या है, 7 लिखा गया। एम ही पूछ रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। कथन एवं निष्कर्ष के, कुछ बैगेल अंडे है। अगर मान लिया कि ये अंडे है तो ये हो जाएगा क्या है, बैगेल, क्या है, बैगेल। उसके बाद कह रहा है कुछ बैगेल चीज है, ये जो हो जाएगा वो चीज है, क्या है, चीज है। कुछ चीज जो है वो स्माइल है, क्या है, ये स्माइल है, ये स्माइल है। यहाँ से कुछ चीज अंडे है, कुछ चीज जो है वो अंडे है, बिल्कुल नहीं। कुछ बैगल स्माइल है, ये भी नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो है वो पालन कर रहा है। नेक्स्ट है, ड्राइंग शीट पर चारों ओर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा मार्जिन, क्या है, मार्जिन छोड़ते हैं। जब भी कुछ असाइनमेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, मार्जिन उसमें छोड़ते हैं। तो ड्राइंग शीट के चारों ओर साइडों पर सेंटर मार्क खींचने को मार्जिन लाइन कहते हैं, क्या है, मार्जिन लाइन। इसे ड्राइंग शीट के बाईं तरफ जो है 20 mm से 30 mm होना चाहिए। अगर मान लिया कि ये ड्राइंग शीट है, क्या है, ये ड्राइंग शीट है, तो अगर हम बाईं तरफ देखेंगे तो ये ज़्यादा थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। ये जो होना चाहिए 20 mm से लेके 30 mm तक होना चाहिए। बाकी जो है तीनों तरफ 5 mm का होगा। ये तीनों तरफ जो होगा ये जो है ये इतना होगा, ये तीनों तरफ जो है इस तरह होगा, ये बना हुआ। ये जो होगा ये यहाँ पर इसकी 5 mm की दूरी पर मार्जिन लाइन खींची गई होगी। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा। निम्न में 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फा प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री। आंसर कौन सा होगा, बी होगा, क्या है, बी होगा। कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है, कांच को प्रदर्शित करने, इसमें कौन सा है जैसे कांच को प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तरह अगर है तो ये कांच को प्रदर्शित किया गया है। और अगर हम ये देखते हैं तो ये जो है वो लकड़ी आदि के रूढ़ि संकेत है। ये क्या है, लकड़ी के, क्या है, लकड़ी के। और अगर सी वाला देखते हैं तो ये जो है वो किसका है, प्लास्टिक का हो, रबड़ का हो या पत्थर के हो, तो उसका संकेत इस तरह करते हैं। और ये जो है ये पानी का है, क्या है, पानी का संकेत है, या तेल है, डीजल है, कुछ भी हो सकता है, ये रूढ़िगत संकेत है। सरल करना है, इतना भाग इतना करना है, यानी हमें क्या करना है, 88 के नीचे कितना, 3 और 3 6, यानी हमें क्या करना, 88 के 6, ये हो गए 3 2 5 1 6, और इसमें से हमें भाग देना है, कितना में भाग देना है, तो ये लिख सकते हैं 11 बटा, ये नीचे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ पर, इसमें हमें भागा देना है से 11 बटा 100 से। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 88 गुना 100, अब बटा क्या हो जाएगा, 11 पर कितना, 6, 3 4 5 6 शून्य, तो 2 2 ये कट गया। अब बच गया हमें 2 2 4 शून्य, क्या है, 4 शून्य बच जाएगा 11 पर। तो 11 8 भी इसे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे क्या, 8 बटा 1 पे कितना, 4 शून्य, क्या है, 4 शून्य, ये हो जाएगा 0.0008। आंसर हमारा जो कौन सा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दशमलव को कैलकुलेट करने में कहीं गलती ना हो जाए। चलिए 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सरल कीजिए 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 8 माइनस 1 बटा 2 प्लस 3 बटा 4 माइनस 1 बटा 2 को सरल करना है। 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 8 माइनस 1 बटा 2 प्लस 3 बटा 4 माइनस 1 बटा 3, ये हो जाएगा 24। तो ये 6 प्लस 9 माइनस 12 प्लस 18 माइनस 8 होगा। ये 33 माइनस 20 बटा 24 यानी 13 बटा 24। 13 बटा 24 कौन सा है, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होना चाहिए। तो पहले तो कुल दूरी निकालना होगा। तो दूरी बराबर क्या होगा, 250 गुना 4 कितना हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया। अब इसको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है,
दूरी अब बटा समय। दूरी तो दिया हुआ है 1000, और 1 घंटा 40 मिनट को घंटा में बदल देते हैं। 1 घंटा जो है 40 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 5/3 घंटा आएगा। क्या 5/3, तो 5/3 से भागा दे दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा कितना 3000, 3000/5 यानी 600 किलोमीटर पर आवर के अगर स्पीड से चलेगा तो 1 घंटा 40 मिनट में ये पहुंच जाएगा 1000 जो है वो किलोमीटर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है। मूलधन हमें ज्ञात करना है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का जो फॉर्मूला था P/R/100 के स्क्वायर होता है। क्या है स्क्वायर होता है। तो यहाँ अंतर जो है कितना है 1 है। 1 बराबर हो जाएगा P/10/100 के स्क्वायर। तो P बराबर हल कीजिएगा सिंपल सा ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सर क्या हो जाएगा ए होगा। क्या है ए होगा। 47, 141, 188 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। अगर 47 के गुणनखंड देखते हैं तो 1 गुना 47 होता है। 141 को करते हैं तो 3 गुना 47 हो जा रहा है। और 188 का देखते हैं तो 3 गुना 4 गुना ये 47 है। तो जब इसे करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 564 हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम जो बराबर होता है, एलसीएम बराबर कितना होता है 3 गुना 4 गुना 47, 564। 3 गुना 4, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं, ये हो जाएगा हमारा जो है 188 का हो जाता है 4 गुना 47 होता है 188, 728 ये हुआ। आ जाएगा एलसीएम 3 गुना 4 गुना 47, 564। आंसर जो हमारा है वो 1 हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टीफन नियतांक का मात्रक है। स्टीफन नियतांक का मात्रक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या है बी हो जाएगा। जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन 4 होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है तो ये सही है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर ये भी सही है। 1 मेगावाट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -13 जूल ये भी जो है वो सही है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर -15 जो है वो डाइन, ये जो है वो गलत है। क्या है गलत है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक विमीय गति है। एक विमीय गति है तो सीधी पटरी पर ट्रेन की जो गति चल रही है वो क्या है एक विमीय है, यानी 1 डायमेंशनली है। बाकी ट्रेन की पहियों की गति, पहिया जो है ये क्या है 2 डायरेक्शन में 2 विमीय है, द्विविमीय है। और हवाई जहाज की गति भी 2 विमीय होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति भी 2 विमीय होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक विमीय गति कौन सा है सीधी पटरी पर ट्रेन की गति। विरामा अवस्था में गतिशील वस्तु का जो है वो विस्थापन x बराबर c6t² - t³ m द्वारा व्यक्त किया जाता है। कितने समय पश्चात कण का वेग जो है वो शून्य होता है। वेग जो है शून्य होता है। तो वेग बराबर जो हो जाएगा v बराबर हो जाएगा वो dx/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल दीजिए तो 6 दूनी 12t माइनस क्या हो जाएगा 12t - 3t² हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे x का तो ये हो जाएगा 12t - 3t² होगा। अब कह रहा था कितने समय पश्चात कण का वेग शून्य होता है। v को हम यहाँ पर 0 करते हैं तो 0 बराबर 12t - 3t² हो जाएगा। 3t² बराबर हो जाएगा 12t, t कट गया तो t बराबर हो जाएगा 12/3, ये हो जाएगा 4 सेकंड। क्या है 4 सेकंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। अगला है 5 kg द्रव्यमान की चाल 0.2 सेकंड में 65 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो जाता है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड करने के लिए इस पर कार्यरत अवरोधी बल होनी चाहिए। क्या है अवरोधी बल होनी चाहिए। तो F बराबर जो होता है द्रव्यमान m गुना त्वरण A होता है। यानी F बराबर जो हो जाएगा m, त्वरण को लिख सकते v - u/t, यानी 5 गुना 65 - 15/0.2 गुना 10 के पावर -2 हो जाएगा। क्या है 2 हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ केजी है, इसलिए क्या है मीटर में ले आए तो 10⁻² हो गया। जब इसे सोल्व करेंगे तो 5 गुना 50 गुना 10 के पावर -2/0.2
यानी 250 गुना 10 गुना 10 के पावर -2/2 यानी 12.5 न्यूटन। क्या है? 12.5 न्यूटन। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के खाली स्थान होती है, क्या होती है? तब वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जड़त्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक जो होता है वो दिशा का जड़त्व। 3 तरह का होता है। जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने बताया था, जबकि इसका सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया था। काफी बार इससे प्रश्न पूछा जाता है और लोग गलती करके आते हैं। जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम क्या है? गैलीलियो ने बताया था, जबकि इसका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। निम्न में से कौन सी राशि एक ऊर्जा का रूप है? ऊर्जा का जो है एक रूप है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रकाश। क्या है? प्रकाश जो है वो क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के विभिन्न रूप है, ध्वनि है, उष्मा है, प्रकाश है, गुरुत्वीय विभव है, चुंबकीय ऊर्जा है, गति ऊर्जा है और स्थिति ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहां से देखना है, बी से ई गया है तो यहां पर क्या किया गया है? +3 किया गया है। और ई से अब कितना करेंगे ये नहीं पता, लेकिन के से जो एन देख रहे हैं ये भी +3 है, तो यहाँ भी जो होगा वो +3 ही होगा। तो ई से +3 जो होगा वो क्या होगा? एच होगा। क्या है? एच होगा। अगला देखते हैं, पी से एन। क्या है? पी से एन जो है वो गया है कितना? -2। तो एन से भी -2 करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जे से एच जो है ये भी -2 है। तो एन से -2 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो एल होगा, और एच एल जो ऑप्शन में है वो डी में है। आंसर हमारा कौन सा होगा? डी होगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह लिखा गया है। अब हमें बताना है कि उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में किसका अर्थ फ्रूट होगा। क्या है? फ्रूट होगा। यहाँ पर देखिए, एक हमें ये पुट कर देते हैं और ये नॉप मिला देते हैं। यहाँ पर जो होगा ये इज हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्या है? वो गुड हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर भी क्या है? ये नॉप है, नॉप है, और यहाँ पर जो भी इज है, तो ये दोनों मिलने के बाद ये यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखिए ये पुट है, और यहाँ पर जो है ये गुड है। अब हमें देखना है फ्रूट का। क्या है? फ्रूट का। यहाँ से फ्रूट से पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा? फ्रूट्स का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। आंसर क्या है? सी होगा। यहाँ से फ्रूट का ये सी होगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यहाँ देखिए सर्किल है तो इसमें भी एक छोटा सा सर्किल है, ये ट्रायंगल है तो इसमें भी एक छोटा सा ट्रायंगल है, और ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं। तो आंसर हमारा जो है असंगत कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनना है, संगत को चुनना है। ए से अगर हम डी देखते हैं तो +3 है, डी से जी है तो ये भी +3 है, जी से जो है वो जे है ये भी +3 है, और जे से एल जो है ये +2 है, एन से क्यू जो है वो +3 है, क्यू से टी जो है ये +3 है। यानी +3 और +2 वाला ही होगा, क्योंकि 2 हमारे पास आ गया +3 का। तो आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करती है? सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करती है। तो 9 और 20, अगर 9 को गुना 2 करेंगे तो क्या होगा? 18। इसमें से फिर 2 और जोड़ते हैं तो 20 होता है। उसी तरह 21 को करेंगे गुना 2 तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 44। आंसर हमारा कौन सा होगा? डी होगा। हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुका होता है? हैचिंग रेखाएं, ये जो झुका होता है वो 45 डिग्री पर होता है। कितने पर? 45 डिग्री पर झुका होता है। इस रेखा का प्रयोग ऑब्जेक्ट के कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो है हैचिंग रेखा किया जाता है। मान लें कि ये भाग कट किए हैं तो ये हमारा इस तरह के हैचिंग रेखाएं होता है जो 45 डिग्री पे झुका होता है। यदि कोई एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई एवं वर्टिकल के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य एक्स वाई रेखा के होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है यानी जो है, और क्या है? वर्टिकल प्लेन के समानांतर है, वर्टिकल प्लेन का समानांतर है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 47 का वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? समानांतर। इसका शीर्ष दृश्य जो एक्स वाई में होगा रेखा के होगा तो वो होगा समानांतर। क्या है? समानांतर। 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन के आंतरिक कोण का मान क्या होगा? n बराबर यहाँ पर क्या है? 12 है। आंतरिक कोण बराबर फार्मूला होता है n × 2 - 4/n × 90, यानी 12 × 2 -
4 बटा हो जाएगा कितना, ये n बराबर 12 गुना ये 90। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 12 दूनी 24 में से 4 कितना हो गया 20, अब 20 गुना 90 बटा 12 यानी हो गया 9 दूनी 1800 बटा 12, ये हो जाएगा 150 डिग्री। आंसर हमारा कौन सा होगा, सी होगा। क्या है, सी होगा। यदि ए बी और सी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इतना में है, तो ए बी सी का हमें मान निकालना है। क्या है, ए बी सी का मान निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 34x है। और उसी तरह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है, 61x है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना है, 45x। क्या है, 45x। अब ये 1 2 और ये 3 है। अब तीनों को क्या है, ऐड करते हैं। तीनों को जब ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 140x आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 70x। क्या है, 70x आ जाएगा। ये समीकरण 4 है। अब समीकरण 4 में अगर हम एक को घटाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाते हैं, ये दोनों टर्म घट जाएगा तो सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 70 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 36x। एक्स बराबर सी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 6√x आ जाएगा। 6√x आ गया। क्या, 6√x आ गया। सी बराबर हमें 6√x आ गया। तब यहाँ पर देखना है कि 2 में 6 है। क्या है, एक बी में भी है और एक सी में है। चलिए बी अब निकालते हैं। दूसरे टर्म को घटाते हैं। अगर ये घटा देते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घटा देते हैं 70 में, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 70 माइनस 45 तो हो जाएगा कितना, 50 और 2 70 25 हो जाएगा, 25x। तो b बराबर जो हो जाएगा 5√x हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ गया b में। तो आंसर हमारा जो आ गया यहीं पे आ गया, क्योंकि जो भी टर्म आएगा इसी तरह आप निकाल सकते हैं, सी बी करके इस तरह निकालिएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3:5:6 में आ जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे का एक खोखला पाइप जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर और लोहे का भार 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का भार जो है वो क्या होगा। यहाँ पर जो है आर बराबर कितना होगा, 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। आर स्मॉल कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पाइप की मोटाई कितना, 1 सेंटीमीटर। 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है। इंटरनल जो आर है वो 2 है और जो एक्सटर्नल कैपिटल आर है वो क्या है, 3 है। तो लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, लोहे का आयतन बराबर होगा पाई बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर गुना एच हो जाएगा। 22/7 गुना 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर गुना एच कितना है, 14। क्या है, पाइप जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो इससे जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुना 2 गुना 5 बराबर 220 घन सेंटीमीटर। क्या है, 20 घन सेंटीमीटर। अब लोहे का भार जो है 220 जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यानी 220 गुना कितना, 8 ग्राम। क्या है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है लोहे का भार। तो ये 220 गुना 8 कर देना है सीधे, तो आ जाएगा 1760 ग्राम आ जाएगा, बराबर 1.76 kg आ जाएगा। 1.76 कहाँ है, ऑप्शन जो है वो ए में है। अगला प्रश्न है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि जो है एक निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में उसी राशि का 729/625 हो जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 10,000 पर उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। थोड़ा सा ये प्रश्न जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से इसे यहाँ पर देखते हैं ताकि आसान होगा समझने में। अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी दर जो है वो क्या है, r/2 है और समय क्या हो जाता है, तो ये 2t हो जाता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक वर्ष में उस राशि का इतना हो जाता है, 729/625 बराबर हो जाता है 1 + r/100 2t हो जाएगा। क्या है, 2t हो जाएगा, जो कि ये प्रश्न में कह रहा है। यहाँ से हो जाएगा 27/25 के स्क्वायर बराबर होगा 1 + r/200 और 2 × 1 हो जाएगा। क्या है, 2 × 1, तो ये हो जाएगा 27/25 बराबर 200 + r/200, तो 27 गुना 200/25 बराबर 200 + r, तो ये हो जाएगा 216 बराबर 200 + r
आर बराबर जो है वो 16% आ जाएगा। क्या है, यहाँ से कितना आ जाएगा, आर बराबर 16% आ गया है। क्या है, आर बराबर 16%। अब क्या है, टी कह रहा है कि 5/2 है, टी 5/2 है। अब मूलधन जो है वो 10,000 है। क्या है, 10,000 है। तब हमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमें ये निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, P इंटू 100 प्लस R/100 के स्क्वायर टू 1 प्लस R/2 इंटू 100 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि 2.5 साल का ये कह रहा है तो पहले 2 साल के निकालें, फिर उसके बाद हाफ ईयर का। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10,000 116/100 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस 16/200 माइनस 1 हो जाएगा। और इसे सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 29/25 गुना 29/25 कर देंगे, और ये गुना हो जाएगा 27/25, ये माइनस 1 हो जाएगा। जब पूरा प्रोसेस करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 4532.48। क्या है, 4532.48। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी होगा। आंसर कौन सा, बी हमारा हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा, इतना क्या आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्यह्रास होता है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच जो है 24,000 का अंतर है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य जो है वो कितना होगा। माना कि प्रारंभिक मूल्य जो कितना है वो x है, और x में कह रहा है कि प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्यह्रास होता है, 25% की दर से। तो 100 माइनस 25/100 के स्क्वायर माइनस x अगुना जो हो जाएगा 100 माइनस 25/100 के होल क्यूब बराबर कितना हो जाता है, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 हो जाता है। क्या है, 24,000। तो ये हो जाएगा 24,000 के का अंतर हो। यहाँ पर दूसरे वर्ष का निकाल लिया, तीसरे वर्ष का, और उससे अंतर किए तो ये 24,000 हो गया। बस इसे कैलकुलेट कर देते हैं, x गुना 3/4 के स्क्वायर माइनस x गुना 3/4 के होल क्यूब बराबर 2400। क्या है, 2400। 9/16 कॉमन ले, x माइनस 3x/4 बराबर 24,000। x/4 बराबर कितना हो जाएगा, 24,000 गुना 16/9। तो x बराबर जो हो जाएगा ये 24,000 गुना 16, और ये ऊपर ही चला जाएगा 4, तो ये 4/9। जब इसे कैलकुलेट करेंगे पहले वर्ष के अंत में जो आएगा क्या हो जाएगा, तो वो है x गुना 100 माइनस 25/100, यानी x गुना 3/4। अब x का मान जो है हम यहाँ पर जो निकाले हैं, ये x का मान ये यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 24,000 गुना 16 गुना 4 गुना 3/4 को भी नीचे कर देते हैं, 9 गुना 4 हो जाएगा। क्या है, 9 गुना 4। अब ये 4 आप इसे काट लीजिएगा, 3 तिया के 9 हो जाएगा। ये जब काटेंगे तो 8 तिया 24, ये 8,000 हो जाएगा। इससे हो जाएगा कितना, 1,28,000। क्या है, 1,28,000। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या है, ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए एक निश्चित काम को जो है वह 18 दिनों में पूरा करता है, बी उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं और शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। 9 दिन अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं, जो बच जाता है काम उस सी 4 दिनों में पूरा करता है। अब बी और सी अगर मिलकर काम करता है उस काम को, तो कितने दिनों में पूरा करता है। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। इसकी क्षमता जो हो जाएगा 5, इसकी क्षमता हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 5 3 8। 8 जो क्षमता है मिलके 9 दिन काम किया, तो 9 कितना हुआ, 72 काम ऑलरेडी हो चुका है। अब टोटल काम 90 में से 72 घट गया, ये बच गया 18 काम। क्या है, 18 काम बच गया। और 18 काम को क्या है वो सी करता है 4 दिन में, तो 4 से भागा दे देंगे तो सी की क्षमता इससे निकल जाएगा, तो 18 भागा 4 बराबर हो जाएगा 4.5। अब ए बी और सी मिलके करता है काम कितना, 90 काम को कितने दिन में। तो बी या सी के जो क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा, बी एस सी के, तो 3 प्लस 4.5, 4 3 7, 7.5 जो है वो क्षमता आ गया। अब 90 पूरा काम है और दोनों मिलके करेगा, 7.5 से भागा देंगे तो बरसते 84, और 84 6 कितना 90, यानी 12 दिन आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी होगा।
किसी छोटे से ग्रह का घनत्व जो है पृथ्वी के समान जबकि त्रिज्या पृथ्वी की 0.2 गुनी है, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण g जो होगा वो क्या होता है, ग्रह का घनत्व अगुना ग्रह की त्रिज्या, क्या है, ग्रह की त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। पृथ्वी पर g बराबर रो आर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। दूसरे ग्रह पर g डैश क्या होगा, रो इंटू 0.2 आर, तो g डैश बटा g बराबर होगा 0.2 रो आर बटा रो आर, ये कट जाएगा 0.2 आएगा, तो g डैश बराबर होगा 0.2 g के बराबर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 54 का जो हमारा आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ए हो गया। चलिए अगले 55 नंबर पर चलते हैं कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ई नोट के पावर -1, ई नोट के पावर -1। एक गॉस जो थ्योरम होते हैं फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नोट होता है, क्या होता है, क्यू, फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नोट होता है यदि आवेश इकाई हो, क्या है, आवेश जो है वो इकाई हो, तो फाई बराबर जो होगा 1 बाई इप्सिलॉन नोट होगा, जो कि फाई बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नोट -1। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कूलाम के नियम में नियतांक के निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है हमें ये बताना है। तो आइए एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, यानी 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, क्या 9 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। यहाँ से अगर हम के देखेंगे तो के बराबर होगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 और Q2, तो आंसर होगा मात्रकों की पद्धति पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार जब लिफ्ट स्थिर है तथा जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे जाती है का अनुपात 3:2 है तो त्वरण का मान क्या होगा। कभी कभी इप्सिलॉन नोट का मान पूछ लिया जाता है, इसका होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम के स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, एक व्यक्ति लिफ्ट में भार जब लिफ्ट स्थिर है तथा जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे जाती है का अनुपात 3:2 है तो त्वरण का हमें मान ज्ञात करना है, क्या करना है, त्वरण का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा लिफ्ट में जब स्थिर है तब भार जो होगा वो क्या होगा, mg होगा, ये हमारा एक हुआ। और लिफ्ट जब ए त्वरण से नीचे जाती है तब क्या हो जाता है, mg माइनस ए हो जाता है, ये सेकेंड है। अब स्थिर लिफ्ट में भार mg बटा वो जा रहा है तो क्या है, त्वरण से नीचे जा रहा था, mg माइनस ए बराबर कितना है, 3:2 है। बस इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें mm काट देंगे, ये 2g बराबर हो जाएगा 3g माइनस 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर से a बराबर जो होगा वो क्या होगा, 3g माइनस 2g g अब बटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा, 57 के बी होगा। 58 नंबर प्रश्न है कि एक कार की स्टीयरिंग व्हील जो है वो 30 सेंटीमीटर व्यास का है, इसे 4 न्यूटन परिमाण के प्रति समानांतर बलों से घुमाया जाता है, बल युग्म का मान जो है वो क्या होगा। कार के स्टीयरिंग व्हील का व्यास बराबर होगा बलों की जोड़ी के बीच के लंबता दूरी यानी 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। कार व्हील पर लगाया गया बल कितना है, 4 न्यूटन है। तो बल युग्म जो है परिमाण वो क्या होता है, बल अगुना जो है लंबता दूरी, क्या है, लंबता दूरी। तो बल कितना है 4 और लंबता 0.3 मीटर है, यानी 1.2 न्यूटन मीटर है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर, इसे भी कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। तो आंसर हमारा जो होगा 1.2 न्यूटन मीटर, आंसर हमारा होगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। किसी खुरदरे झुकाव नत समतल इंक्लाइंड प्लेन की दस्ता 90 डिग्री है, 225 न्यूटन के भार को 2 मीटर उठाने में व्यर्थ होने वाली ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ पर जो दस्ता दिया हुआ है एफिशिएंसी बराबर दिया हुआ है क्या है, 90% दिया हुआ है। किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो बल जो है गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन यानी 450 जूल। अब दक्षता बराबर क्या होता है, दक्षता बराबर होता है किया गया कार्य बटा होता है व्यय होने वाली ऊर्जा। तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षता क्या है 90/100, किया गया कार्य 450,
तो व्यय होने वाला ऊर्जा W निकल जाएगा। तो W बराबर जो हो जाएगा 450 गुना 100 बटा 90, ये हो जाएगा 500 जूल। कितने के बराबर होगा? B के बराबर होगा, 500 जूल होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 400 केजी है। कितना है? 400 केजी है और इसका घनत्व 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका अपेक्षिक घनत्व होगा, अपेक्षिक घनत्व। तो वस्तु का घनत्व जो है, वस्तु का घनत्व पहले निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या है? आयतन। तो ये हो जाएगा, तो वस्तु का घनत्व निकाल, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 400 केजी, और ये जो दिया है ये घनत्व नहीं है, ये आयतन होगा। क्या होगा? आयतन। आयतन जो हो जाएगा 500, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो 500 हो जाएगा, यानी 0.8 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर घनत्व रहता तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में रहता, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब है, यानी ये आयतन दिया हुआ है, मिसप्रिंट है। अब अपेक्षिक क्या है? अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व बराबर जो हो जाएगा वस्तु का घनत्व क्या है? 0.8 गुना 10 के पावर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केजी में है, उसको ग्राम में बदल दिए हैं। तो अपेक्षिक घनत्व में वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। जल का घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे करेंगे कैलकुलेट तो यह आ जाएगा 800। कितना है? 800। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कथन एवं निष्कर्ष का है, कुछ टी एस है, कुछ जो है टी वो क्या है? एस है। यहाँ पर जो है वो एस है। कह रहा है कोई आर जो है वो एस नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पर आर वो एस नहीं है। चलिए, कोई एस आर नहीं है, कोई एस जो है आर नहीं है, सही है। कोई आर जो है वो टी नहीं है, ये भी सही है। कोई आर जो है वो टी नहीं है, ये गलत है। क्या है? गलत। कोई आर जो है वो टी नहीं है, और कोई एस जो है वो टी नहीं है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण कर रहा है। क्या है? एक कर रहा है। सेकेंड वाला ये इसलिए गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट आर और टी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमें इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। कोई आर टी नहीं है, ये लिखा ही नहीं है। तो मे भी हो सकता है, सपोज दैट कि यहाँ से भी ए आर हो जाता, तब भी हमारा निकल कर आ सकता था कि एस जो है वो कोई आर एस नहीं है, लेकिन टी तो हो भी सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये गलत है, और ये कोई एस टी नहीं है, ये भी गलत है। आंसर हमारा ए होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का हमें चयन करना है। तो आइए देखते हैं। बी से जो है बाई गया है, ये किया गया है -3। एस से ई गया गया, ये भी -3 किया गया है। तो एल से आई भी क्या हो जाएगा? -3 है। यहाँ पर देखना -3 वाला कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। ए से एक्स जो है वो -3 हो रहा है, एम से जे भी -3 है, जी से डी जो है ये -3, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जा रहा है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि चीन की सरकार ने एमएनओ गेम को प्रतिबंधित कर दिया है और नागरिकों को उस ऐप को मोबाइल में ना डाउनलोड करने की चेतावनी दी है। निष्कर्ष, चीन के किशोर गेम खेलने में अपना जीवन जाया कर रहे हैं। दूसरा, सरकार नहीं चाहती है कि देश के लोग गेम खेलें। और इसका सही है जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हमें देखना है कि ना तो चीन ने किशोर को गेम खेलने में अपना जीवन जाया कर रहे हैं, ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया है। चीन के सरकार ने एमएनओ गेम को प्रतिबंधित कर दिया, शायद उसमें कोई और कमी के कारण प्रतिबंधित किया गया हो, और सरकार नहीं चाहती है कि देश के लोग जो है वो गेम खेले, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 तर्क संगत है। ये दोनों में से कोई भी तर्क संगत नहीं है। तो आंसर जो डी में किस में है? बी वाला में हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा है? बी हो जाएगा। दंत चिकित्सक महिला, अच्छा दंत चिकित्सक। तो अच्छा दंत चिकित्सक तो कुछ ही हो सकता है, वो महिला भी हो सकते हैं या पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी। तो हमारा तो हो जाएगा ये वाला जो है अच्छा हो जाएगा, लेकिन दंत चिकित्सक जो है वो सभी हो जाएंगे। उसमें कुछ महिला जो है दंत चिकित्सक होंगे, कुछ नहीं भी। तो आंसर कौन सा हमारा निकल कर आ गया है? तो ये हमारा सही निकल कर आ गया है बी। जो अंदर वाला है वो अच्छा वाला है। क्या? अच्छा वाला, अच्छा दंत चिकित्सक है, चिकित्सक। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि अच्छी आवाज प्रकृति का वरदान है, लेकिन व्यक्ति को इसे सुधारने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए अभ्यास करते रहना आवश्यक है। निष्कर्ष, प्रकृति के वरदान को पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के वरदान को प्राप्त कर सकता है
और इसका सही आंसर जो है केवल एक निष्कर्ष पालन करता है। अभ्यास व्यक्ति प्रकृति के वरदान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? सी होगा। सममितीय दृश्य यानी सिमेट्रिक इमेज है। क्या है सिमेट्रिक इमेज? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 3D दृश्य। क्या है? 3D दृश्य। इसमें ऑब्जेक्ट को तीनों विमाएं एक साथ दर्शाई जाती है। इसके एक दृश्य में ऑब्जेक्ट के पूरे व्यू को पूरा जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें 3 सम परिणाम एक्सिस होते हैं जिन्हें 120 डिग्री के जो है वो कोण होता है। कितना डिग्री का? 120 डिग्री का। तो आंसर हो जाएगा बी, 66 के जो है बी। तृतीय कोण प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है। तो वो है सम्मुख दृश्य के बाईं ओर। क्या है? सम्मुख दृश्य के जो है वो बाईं ओर बताया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? ये होगा टॉप व्यू। क्या है? टॉप व्यू होगा। और यही जब आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा ये होगा फ्रंट व्यू। क्या है? फ्रंट व्यू। दिए गए पिक्टोरियल ड्राइंग को पहचानिए। पिक्टोरियल ड्राइंग को हमें पहचानना है और बताना है कि कैसा है। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है। क्या है? आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पर 30-30 डिग्री का जो है वो विमाएं आधार से है। इसमें प्रत्येक अक्ष पर सभी विमाएं एक दूसरे के समानांतर होता है। इसमें एक साथ ड्राइंग के सभी व्यू दिख जाता है। अगला है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 85% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है? क्या है? कितना होता है? माना कि जो है विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर जो है 99। और नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नया जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा 8/11 गुना 99 यानी ये होगा 72। क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा कितना? 72 गुना 100/100 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या? 80। अब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 99 गुना 85/क्या हो जाएगा? 100 बराबर 84.15। लाभ कितना हो गया? 84.15 और ये कितना था? 80। उसमें से 80 घटा देंगे 4.15। तो लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4.15 किस में? 80 में गुना 100। तो लगभग 5.2% के करीब आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न लाइन ग्राफ परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है जो 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना किया गया है। यदि 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 90,000 थी तो 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या जो है वो क्या थी? माना कि कुल उम्मीदवार कितनी थी? x थी। तो x गुना 60% बराबर क्या हो जाएगा? 90,000। क्या है? 90। तो x बराबर जो होगा 1,50,000 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। एक चतुर्भुज मैदानों के भुजाओं के अनुपात 2, 3, 4, 5 है और परिमाप 966 है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अब चतुर्भुज की जो है भुजाएं दिया हुआ है 2x, 3x, 4x, 5x कर लीजिए। मान लीजिए तो परिमाप 966 दिया हुआ है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर क्या है? यह है 966। क्या है? 966। टोटल हो गया 14x बराबर 966। x बराबर हो गया 69 यानी 69 हो गया। तो सबसे छोटी भुजा कितना है? 2x है यानी 2 गुना 69 बराबर कितना? 138। और ये सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16x² प्लस 4y² प्लस 25z² माइनस 16xy प्लस 20yz माइनस 40zx का मान जो है वो क्या होगा? तो ये सिंपल सा है, फार्मूला लगा देना है। a माइनस बी माइनस सी के जो है होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। बस इस पे लगा देना। आंसर हमारा निकल के आ जाएगा सी आ जाएगा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होगा? यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 तब होता है जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। अब 65 प्लस 25 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। तो आंसर कौन सा होगा? 73 का बी हो जाएगा। 3 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों का प्रतिरोध जो है वो 5 ओम द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नांकित में से क्या होगा? श्रेणी क्रम में है। क्या है? श्रेणी क्रम में। तो R1 प्लस R2 जुड़ जाएगा यानी 5 प्लस 5 जुड़ जाएगा। अब 10 ओम आ गया। P बराबर होता है V² बाई R। V कितना है?
तो 3 वोल्ट के स्क्वायर बटा आर जो 10 है, 3 तिया का 9 बटा 10 यानी 0.9 वाट। क्या है? 0.9 वाट। आंसर हमारा हो जाएगा सी। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होगा, तो ये परिनालिका के अंदर एक समान होगा। क्या है? परिनालिका के जो है अंदर जो है वो एक समान होता है। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होगा? तो R बराबर जो होता है वी स्क्वायर बाई पी। भी जो है वो क्या है? 220 गुना 220 और P जो दिया हुआ है कितना? 50 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 968 ओम हो जाएगा, 968 ओम। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे की होगी। एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। क्या है? एक दूसरे की विपरीत होगी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण जो है वो क्या है? वो हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ए, काष्ठ या लकड़ी। यहाँ पर देखिए 4 तरह के क्लास होता है। अगर हम कहते हैं क्लास ए का, तो ये जो है लकड़ी, कागज के पत्ते, ये सब जो है वो अग्नि का कारण है, क्लास ए। अगर क्लास बी की बात करते हैं, क्लास बी का है, तो जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्लास बी में आता है। क्लास सी की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें क्या क्या आएगा? प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, मीथेन आएगा, ये सब जो है क्लास सी में आता है। इसी में हमें आ जाएगा क्या है? एलपीजी। एलपीजी गैस जो आता है क्लास सी में आता है। अब क्लास डी की बात करें, क्लास डी में जो हमारा आ जाएगा वो बिजली की आग है। क्या है? बिजली के द्वारा जो लगा हुआ है, बिजली की आग है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम धातु की ज्वाला, ये सब जो होता है क्लास डी में आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण काष्ठ है। कॉर्क पानी में क्यों तैरती है जबकि लोहे की कील जो है वो डूब जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उनके घनत्व में अंतर के कारण। कॉर्क का जो घनत्व होता है, क्या है? कॉर्क का घनत्व होता है 0.235 ग्राम पर सी होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है। और लोहे का घनत्व क्या है? लोहे का घनत्व जो होता है 7.65 ग्राम पर सीसी होता है। अब लोहा का क्या है? घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए डूब जाता है। पानी का जो है कॉर्क का है जो है वो कम होता है, तो 0.235 होता है। जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए जल या द्रव के सतह के भार के अधिक होगा तो वस्तु जो है वो डूब जाएगा। क्या है? डूब जाएगा। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के पे आधारित है। अगला है, एक कमानी तुला में बल की वजह से उत्पन्न स्प्रिंग के खिंचाव को किसके द्वारा मापा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा एक असांकित पैमाने पर गतिशील सूचक का। एक असांकित जो है पैमाने पर गतिशील सूचक का। अगर वायुमंडल दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं बैरोमीटर के, और बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। अगला है कथन एवं धारणाएं। कथन है, छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। धारणाएं, छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक धारणा जो है वो निहित है। क्या है? एक निहित है कथन के अनुसार, तो बी हो जाएगा सही। चलिए 55, 11, 25 में क्या रिलेशन है हमें ये देखना है। अगर मान लिया कि 55/11 करके स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 के स्क्वायर, ये 25 आ जा रहा है। उसी तरह 64/16 के करके स्क्वायर कर दें, 16 × 64, 4 के स्क्वायर बराबर 16 आ जा रहा है। तो यहाँ पर होगा, अगर 33/11 करते हैं तो 3 के क्यूब नहीं होगा। अगर 3 का नहीं यहाँ पर करते हैं तो 3 × 3 = 9 नहीं, ये हमारा हो जा रहा है। क्या है? ये 33/11 के स्क्वायर बराबर ये 9 हो जा रहा है। क्या है? 9 हो जा रहा है। 11 × 3 = 33, 9। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 82 का कौन सा आंसर होगा? वो डी होगा। कुत्ते के लेब्राडोर से वही संबंध है जो सब्जी का है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 83 के ए होगा, शिमला मिर्च। क्या है? शिमला। जिस प्रकार कुत्ते का एक विशेष प्रकार का लेब्राडोर होता है, लेब्राडोर, उसी प्रकार सब्जी का एक विशेष प्रकार शिमला मिर्च होता है। एक निश्चित कूट भाषा में लैम को 66 लिखा गया है, ओट्स को 53, यस को क्या लिखा जाएगा? LAMP है। एल का मान जो होता है
वो 15 होता है, इसका 26 होता है, इसका 14 होता है, इसका 11 होता है। टोटल कितना है? 66 हो गया। ओट्स का अगर हम बात करते हैं OATS, 12 प्लस 26 प्लस 7 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 53 होगा। क्या है? 53। यहाँ पर प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत संख्या लिया गया है। जैसे ए का जो है ये 26 है, ओ का जो है वो उल्टा जो होगा उसका 12 लिया गया है। ठीक उसी तरह बाई ई डबल एस का देखते हैं, तो बाई का उल्टा क्या होता है? 2, बी है तो 2 होगा, ई का कितना हो जाएगा? 22 होगा, एस का 8 होगा और ये एस का भी 8 होगा। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 22 8 30 38 38 और 2 क्या हो जाएगा? 40। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत ओर से संख्यात्मक मान का योगफल यहाँ पर निकाला गया है। चलिए अगला देखते हैं 85 नंबर में 26 14 170 में क्या संबंध है, हमें यह देखना है। अगर 26 को जोड़ देते हैं 170 से तो कितना होगा? 196 आ रहा है, इसको रूट करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। चलिए यहाँ तो हो जा रहा है। अगर 31 और 18 करेंगे तो 49 हो जाएगा, इसको रूट करेंगे तो 7 आ जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं 24 14 28 38 नहीं होगा, 17 11 18 10 28 ये भी नहीं होगा, 34 और 72 ये भी नहीं हो रहा, 21 और 60 17 से 81 को रूट करेंगे तो ये 9 आ रहा है। शुरू वाला ही चेक करना चाहिए। आंसर जो हो रहा है ए। दिए गए लंब कोणीय प्रक्षेपण ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति जो है वो क्या होगी? तो यहाँ पर जो है ये बिंदु है, उसकी स्थिति जो हमें दिखाना है। तो आंसर जो हो जाएगा 86 के वो होगा द्वितीय चतुर्थांत में। क्या है? द्वितीय और चतुर्थांत में होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा? बी हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांत। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों हिडन एज को दर्शाने के लिए किया जाता है। किस लाइन का प्रयोग जो है छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डैश्ड लाइन। क्या है? डैश्ड लाइन को। चित्र में प्रदर्शित डायोड के प्रतीक सिंबल का नाम बताइए। ये किस तरह का जो है ये प्रतीक है, हमें ये बताना है। तो ये टनल डायोड है। क्या है? टनल डायोड है। इसे कहते हैं कौन सा? टनल डायोड कहते हैं। चलिए अगला है त्रिभुज PQR एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप QR पर कोई बिंदु है। कोण PSQ का माप हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लिया कि जो है एक कोई त्रिभुज है, वो है PQ और यहाँ पर R हो जाएगा। यहाँ पर जो है कोई एक तीनों अथी से गया हुआ एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है और हमें चाप जो है वो कहाँ देखना है? अच्छे से वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त है और ये जो है यहाँ से ये यहाँ पर चाप है जो S है और ये P हो जाएगा। सभी जो है वो 60 डिग्री पर है। तो यहाँ से हो जाएगा कि एक ही वृत्त खंड से बने कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए कोण PSQ, P और S और जो है वो Q जो हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? PSQ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। यहाँ माध्यिका तो देखना है, पहले गिन लेना है पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है वो क्या होता है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या है। तो माध्यिका जो होगा ये पहले तो अरेंज करना होगा हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 12.3 होगा, 13.5 होगा, 114.1 होगा, 116.6, 118.7 और ये 121.3। इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना हो क्योंकि हमें 8 सम है, तो हमें 8 है तो 3 3 हटा देना है, चौथा और पाँचवा को लेना है। तो चौथा और पाँचवा को, चौथा क्या है? 116 है, 116.6 प्लस 118.7 बटा कितना हो जाएगा? ये 2 कर देंगे, यानी 235.3 बटा 2 यानी 117 जो हो जाएगा वो 65 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। माध्यिका बराबर जो होता है अगर सम संख्या हो तो n/2 पद लेते हैं, अब प्लस n/2 + 1 पद लेंगे, अब बटा 2 करेंगे। ये हमें फार्मूला है। या जब ये फार्मूला ना याद रहे तो अगर मान लिया कि विषम संख्या है 5 दिया हुआ है तो 2 2 इधर से हटा दीजिए, ये बीच वाला है लेते हैं। और अगर मान लिया कि सम संख्या है, यहाँ पर देख लीजिए 6 है, 3 3 6 8 है, तो क्या है 3 इधर से बराबर बराबर इसे हटा दीजिए। अब यहाँ पर 2 बचा है,
इन दोनों को जो है एवरेज ले लीजिए, क्या है एवरेज ले लीजिए, तो हमारा आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा है, बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। या विषम का फार्मूला है तो इस तरह याद रख सकते हैं, n+1/2। नेक्स्ट है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 16:9 दिया हुआ है, उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। यहाँ पर जो है वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 16/9। अब भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा वो √16/9 हो जाएगा, यानी 4/3। तो परिमाप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4:3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। 92 नंबर प्रश्न है कि एक आदमी जो है वो 50 में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे, फिर उसने ही सेब 50 में 6 के भाव पर खरीदे। यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 में 11 के भाव पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि मिलता है। यानी 5 सेब का क्रय मूल्य है 50, एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया 10 रुपया, और 6 सेब का क्रय मूल्य है 50, तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया 50/6 यानी 25/3 हो गया। अब पहले प्रकार का सेब और दूसरे प्रकार के सेब का क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो 10 प्लस 25/3 द्वितीय 30 55/3 रुपया हो गया। ये हमारा जो आ गया वो क्रय मूल्य आ गया। अब बेच कैसा रहा है ये देखें, ये क्रय मूल्य कितना है, 2 सेब का आया है, 55/3 जो है 2 सेब का आया ना, क्योंकि एक सेब और 2 सेब, एक सेब का ही निकाल लेंगे पहले। तो एक सेब को 55/6 कर दीजिए, इतना रुपया हुआ एक सेब का कीमत। अब 11 सेब बेच रहा है 100 रुपया में, तो एक सेब बेच रहा है 100/11 में, क्या है 100/11 में। अब ये विक्रय मूल्य है और ये जो है क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि ये हानि हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य ही ज़्यादा है। तो 55/6 माइनस क्या है 100/11, क्या है 55/6 माइनस 100/11, ये हानि हो रहा है। तो हानि जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 11 55 कितना हो गया 605, माइनस जो हो जाएगा ये कितना 600 हो जाएगा, यानी 5/66। 5/66 जो है हमारा हानि हो गया। और हमें निकालना क्या है, हानि परसेंटेज निकालना है। तो हानि परसेंट बराबर जो हो जाएगा 5/66 गुना कितना हो जाएगा 6/55, क्या है इसमें निकालना है ना हमें, हानि जो निकालना है क्रय मूल्य में हमें निकालना है ना, तो 6/55 गुना 100 कर दीजिए। आंसर जो हमारा आ जाएगा 100/121% आ जाएगा, 100/121% हानि, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि x बराबर 3 प्लस √5 है, y बराबर 3 माइनस √5 है, तो x² और प्लस y² का जो है वो मान ज्ञात करना हो। तो यहाँ पर 3 प्लस √5 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 के स्क्वायर, 9 प्लस 5 प्लस 6√5 प्लस 9 प्लस 5 माइनस 6√5 यानी 14 प्लस 14, क्योंकि ये सब तो कट जाएगा, 14 14 28, आंसर हो जाएगा बी। कौन सा एक एंटीवायरस है, इनमें से कौन सा जो है एक एंटीवायरस है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डॉक्टर वेब, क्या है डॉक्टर वेब जो है वो एक एंटीवायरस है। और भी कई है, जैसे प्रश्न में अगर कभी पूछ दिया जाए, मैकेफी है, पांडा है, नॉर्टन है, कैस्परस्की है, क्या है कैस्परस्की है, कैस्परस्की है, ये सब जो है वो एंटीवायरस है, क्या है एंटीवायरस है। अगला है किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा Ctrl+B। अगर Ctrl+B है तो यानी वो पेस्ट कर रहे हैं, अगर Ctrl+S है, क्या है Ctrl+S है तो डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित कर रहे हैं यानी सेव कर रहे हैं, और Ctrl+A है तो सभी डॉक्यूमेंट सामग्री को चयन कर रहे हैं, Ctrl+B है तो पेस्ट कर रहे हैं, Ctrl+L है तो बाईं ओर जो है संरेखित कर रहे हैं। आंसर है फायरबॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। इसका हो जाएगा फायरबॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। फायरबॉल जो है आग से कंप्यूटर की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये विषम कथन है, ये गलत है। फायरबॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरबॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरबॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। तो ये तीनों जो है वो सही है, क्या है सही है। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी एवं सुरक्षा जो है वो करता है। फायरवॉल 1980 के दशक में उत्तरार्ध में आया था। चलिए 97 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक खाली स्थान डिवाइस है। ये इनपुट है, ट्रैकर डिवाइस क्या है, वो इनपुट है।
परावैंगिक किरणों को जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रभाव परावैंगिक किरणों से होते हैं? कौन से प्रभाव जो है वो होते हैं? तो डीएनए में परिवर्तन सही है, चर्म कैंसर ये भी सही है, सफेद अंधापन स्नो ब्लाइंडनेस ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो अल्ट्रावायलेट बीज से छोटे तरंगदैर्घ्य वाली परावैंगनी विकिरण ओजोन सतह के सामान्य रहने पर धरती के वातावरण में पूरी तरह अवशोषित कर ली जाती है, जबकि अल्ट्रावायलेट बीज डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, जिससे म्यूटेशन और चर्म कैंसर हो सकता है। क्या है? हो सकता है। मनुष्य की आंख में मौजूद कॉर्निया अल्ट्रावायलेट बी को अवशोषित कर लेती है और अल्ट्रावायलेट बी की उच्च मात्रा से कॉर्निया में सूजन हो सकती है, इससे सफेद अंधापन या मोतियाबिंद की बीमारी का कारण बन सकता है। अल्ट्रावायलेट बी से कॉर्निया हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अल्ट्रावायलेट में सबसे खतरनाक कौन है, तो वो अल्ट्रावायलेट बी होगा। कभी कभी चॉइस में रहेगा अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट ए, इस तरह। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? अल्ट्रावायलेट बी। कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस से कब शिकायत कर सकता है? और इसका जब परिवेशीय शोर मानक 10 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो वो शिकायत कर सकता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर औद्योगिक क्षेत्र है, क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है तो दिन के समय 75 डेसिबल और रात का समय 70 डेसिबल जो है ये लिमिट है। अगर व्यावसायिक है, क्या है? व्यावसायिक क्षेत्र है तो ये हो जाएगा दिन के समय 65 और रात के समय 55। आवासीय, क्या है? आवासीय क्षेत्र में जो है वो 55 डेसिबल और ये 45 डेसिबल। मौन क्षेत्र में 50 डेसिबल दिन के समय, रात के 40 डेसिबल। क्या है? 40 डेसिबल। साइलेंट जोन अर्थात 100 मीटर की दूरी पर किसी भी समय लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साइलेंट जोन में आता है अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान और न्यायालय जैसे परिसरों में आसपास जो है वो लाउड स्पीकर का उपयोग पर प्रतिबंध करने का कानून लागू किया गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।